इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस कर रहे थे, जिस पे IAS 36 ने कहा था कि इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्ट होनी चाहिए इफ़ पॉसिबल, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पॉसिबल ना हो तो जिस CGU से वो बिलोंग करता है उस पूरे CGU की इम्पेयरमेंट टेस्ट होनी चाहिए। CGU is the smallest group of identifiable assets that generate cash flows largely independent of other assets। इसको समझा हमने ये था कि एक डिवीजन है, प्रॉफिट सेंटर हो या इन्वेस्टमेंट सेंटर हो। महज एक कॉस्ट सेंटर CGU नहीं कहलाया जा सकता, महज एक रेवेन्यू सेंटर CGU नहीं कहलाया जा सकता, जो अपना इनकम रेवेन्यू खुद जनरेट करे और अपना खर्चा खुद करे। फिर हमने उसको गुडविल एलोकेट करनी है। ये वाज़े हुआ था कि F7 पेपर में ब्रांच लेवल का CGU नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक सब्सिडरी को CGU मान लिया जाएगा। सब्सिडरी की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है ये तो हमें पहले से आता है, और हम अगले टॉपिक में जो कंसोलिडेशन का होगा उसमें हम पढ़ेंगे भी। लेकिन जो गुडविल है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और सब्सिडरी का पार्ट बना देंगे। फिर वो पूरी सब्सिडरी को एज अ CGU तस्लीम किया जाएगा। लेट्स से हमारी कंपनी सब्सिडरी है सब्सी लिमिटेड, हम उस सब्सी लिमिटेड को एज अ CGU अज्यूम कर सकते हैं। सिलसिला हमने ये पढ़ा था कि इसके पास जितने भी एसेट्स हैं से उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर गुडविल अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। 2008 से पहले हम फुल गुडविल रिकॉर्ड नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे एक सब्सिडरी जिसके 80% शेयर्स पेरेंट ने खरीदे हैं, तो गुडविल निकालने का तरीका क्या होता था कि जो कंसिडरेशन दी है मैंने वो तो 80% शेयर्स की दी है, बाकी 20% शेयर्स जो मैंने खरीदे ही नहीं है उसकी कंसिडरेशन तो मैंने देनी ही नहीं है, और उसमें से मैं माइनस करता था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब ये ज्यादती हो जाएगी कि 80% पैसों के अगेंस्ट में 100% एसेट्स माइनस करूं, तो किया क्या जाता था, पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड की जाती थी। निकालने का तरीका क्या होगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपने दी है माइनस शेयर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मिसाल, अगर मैंने दिए हैं 50 करोड़ रुपए और सब्सिडरी के एसेट्स की फेयर वैल्यू है 40 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए की गुडविल नहीं है, क्योंकि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं वो 100% एसेट्स को खरीदने के पीछे नहीं दिए, वो 80% एसेट्स को खरीदने के पीछे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब कंसिडरेशन 80% है तो नेट एसेट्स भी 80% लेंगे। 100% नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 40 करोड़ रुपए। 40 करोड़ का 80% 36 लाख या 32 लाख, 32 लाख। 50 करोड़ में से 32 करोड़ रुपए माइनस कर देंगे और 18 करोड़ रुपए को गुडविल बना देंगे। लेकिन ये गुडविल 80% है, ये 100% नहीं है। 20% हम रिकॉर्ड ही नहीं करते थे क्योंकि हमने खरीदी ही नहीं है। इसको हम कहते थे पार्शियल गुडविल। उस वक्त में IAS 36 कॉन्सेप्ट देता था नोशनल गुडविल का। एग्जाम में नहीं होगा लेकिन सीखने में ज्यादा हर्ज नहीं है। कहते हैं कि जब सब्सिडरी के बाकी तमाम एसेट्स को हम 100% कंसोलिडेट करते हैं तो गुडविल ने क्या बिगाड़ा है कि उसको सिर्फ 80% ले रहे हो। तो कॉन्सेप्ट हम लेते थे क्या, नोशनल। नोशनल मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिक। उसके लिए हम क्या करते थे, जो भी गुडविल रिकॉर्डेड है, लेट्स से मेरी मिसाल के अंदर 18 करोड़ रुपए की गुडविल है ना, लेकिन वो कितना फीसद है, 80%। तो 100% कितना होगा,
इस रिकॉर्डेड गुडविल को हम मल्टीप्लाई करते थे 100 से और डिवाइड करते थे 80% से। डिवाइड किया 80 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हम ये कहते थे अगर 18 करोड़ रुपए 20% गुडविल है, सॉरी 80% गुडविल है, तो 100% कितनी होगी, ग्रॉस अप कर देते थे। और सीजीयू में गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्ट करते हुए यहां जो गुडविल रखी जाएगी वो पार्शियल गुडविल नहीं होती थी बल्कि फुल गुडविल होती थी। 2008 से पहले फुल गुडविल सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल थी, जब आप 100% शेयर्स खरीदें। अगर आपने 60, 75, 80 या कितने भी शेयर्स खरीदे हैं तो आप कभी भी फुल गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ऑल्दो 2008 की रिवीजन के बाद IFRS 3 जब रिवाइज हुआ था बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो फुल गुडविल का कॉन्सेप्ट अब एक्शन में है और हम उसी को फॉलो करते हैं। हम NCI की भी गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। सो हाउ डू वी कैलकुलेट गुडविल नाउ? इज फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ NCI माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट? तो अब फुल गुडविल आ जाती है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में झोल था कि कोई बंदा 80% के लिए जितनी कंसिडरेशन दे सकता है, बाकी बंदा 20% के लिए उतनी कंसिडरेशन नहीं दे सकता। मैं तो कंट्रोल की नीयत से खरीद रहा हूं ना, तो मैं तो 2 रुपए ज्यादा भी दे दूंगा, लेकिन एक बंदा जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 20%, वो 20% के लिए प्रोपोर्शन में उतने पैसे थोड़ी देगा जितना 80% वाला देगा। तो ये झोल था। बहरहाल अगर गुडविल पार्शियल है तो समहाउ और द अदर हमने उसको फुल तो करना है, जिसका पुराना तरीका क्या था? नोशनल गुडविल, जबकि अब का तरीका क्या होगा? गुडविल ऑफ NCI। ठीक है, क्लियर है ना? से इसके बाद इसके पास एक ब्रांड है, बाकी करंट एसेट्स। कैरिंग अमाउंट्स जो कि सब्सिडरी ने रिपोर्ट किए हुए हैं, से उसके पास जो प्रॉपर्टी है 300 मिलियन की है, 700,000 की प्लांट एंड इक्विपमेंट है, 80,000 गुडविल है, 70,000 का ब्रांड है और 140,000 के करंट एसेट्स हैं। टोटल इस सीजीयू की कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? बताएं। $1200। अब आगे की बात समझिएगा। पता ये चलता है कि इस सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट $900,000 है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सबसी लिमिटेड एसेट इज $900,000। ये देखना बहुत जरूरी होगा कि रिकवरेबल अमाउंट एसेट्स का है या नेट एसेट्स का है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड नेट एसेट्स, राइट? अगर नेट एसेट्स होता तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके रखी जाएंगी, तो एसेट्स की जो इक्विटी की कैरिंग अमाउंट है नेट एसेट्स की और उसके रिकवरेबल अमाउंट को आपस में मैच किया जाता है। लेकिन अगर एसेट्स की कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट है तो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू से ही मैच किया जाएगा। इस केस में ये एसेट्स ही है ना सिर्फ, और ये रिकवरेबल अमाउंट भी किसका है? एसेट्स का। एक बात वाज़ेह रही कि 1290 की कैरिंग वैल्यू रखने वाले एसेट्स
का रिकवरेबल अमाउंट 900 है. Is carrying amount exceeding the recoverable amount of CGU? Yes. Impairment तो है. अब हमने क्या IAS 36 में देखा था कि if the carrying amount of CGU exceeds the recoverable amount, the impairment loss will initially be recognized against, right? गुडविल को बोलेंगे सर खुदा हाफिज, निकलो यहां से. यहां तक हम देख चुके थे. और अगर हम रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स निकालें तो गुडविल कितने पे दिखेगी? गई. करंट एसेट्स को क्या हम इंपेयर कर सकते हैं? क्या इन्वेंट्री को IAS 36 इंपेयर कर सकता है? क्या रिसीवेबल को IAS 36 इंपेयर कर सकता है? क्या कैश इन बैंक को IAS 36 इंपेयर कर सकता है? नो. इन्वेंट्री IAS 2 के स्कोप में आती है और फाइनेंशियल एसेट्स IFRS 9 की इंपेयरमेंट स्कोप के अंदर आते हैं. IAS 36 उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. तो इनको बोला यार आप तो साइड हो जाओ. सॉरी, इंपेयरमेंट कितनी हो रही है? अब आगे की कहानी सुनिएगा. रिमेनिंग इंपेयरमेंट इज चार्ज टू अदर एसेट्स प्रो रेटा ऑन देयर बेसिस, राइट? यानी जो बकाया इंपेयरमेंट है 390 में से 80 की तो गुडविल गई, बाकी बच गई 310. इस 310 को हम रिमेनिंग एसेट्स के ऊपर प्रोरेटा करेंगे. नहीं, प्रोरेटा ऑन द बेसिस. टाइम अपोर्शन नहीं कर रहा हूं. वो जो आप डेप्रिसिएशन से कंफ्यूज कर रहे हो वो प्रोरेटा टाइमली बेसिस होता है. ये प्रोरेटा ऑन द कैरिंग वैल्यू होगा, राइट? क्योंकि इंपेयरमेंट किसी टाइम पीरियड का नुकसान नहीं है, ये एक वक्त का धमाका है. ये किसी भी टाइम पे हो सकता है. इसको 12 महीने पे तकसीम नहीं किया जा सकता. अब हम प्रॉपर्टी की इंपेयरमेंट कैसे चेक करेंगे? ध्यान दीजिएगा. रिमेनिंग इंपेयरमेंट कितनी है? 310. और सामने शिकार होने वाले कौन है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ब्रांड. तीनों का सम कितना बन रहा है? 1070. तो 310 डिवाइड बाय 1070 मल्टीप्लाई बाय 300, 87 की इंपेयरमेंट जा रही है. देखिएगा, अगर आपको सवाल बता देता है that property of Subsea Limited had a fair value of $260. इस बात को थोड़ा समझिएगा. पहले हम प्रोरेटा करके इंपेयरमेंट चार्ज करके देखेंगे, जो कि आपने मुझे बताया 87. अगर मैं प्रॉपर्टीज को इंपेयर करता हूं जिनकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, इसमें से अगर 87 की इंपेयरमेंट चार्ज हो जाती है तो बाकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बचेगी? 2,13,000. आपने देखना है कि रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट of any asset of CGU, revised carrying amount of any asset of CGU must not fall below the higher of, must not fall below the higher of A, its fair value less cost of disposal, जुमला समझना. जब भी किसी सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट उसके कैरिंग वैल्यू से कम होगा तो सबसे पहले इंपेयरमेंट का कड़वा घूंट कौन पिएगा? गुडविल. अगर गुडविल
गई, लेकिन हमला अभी जारी है, तो सामने बाकी एसेट्स आएंगे। हम प्रोरेटा ऑन द बेसिस करते हुए मिसाल प्रॉपर्टी को इंपेयरमेंट चार्ज देते हैं। इंपेयरमेंट चार्ज आप दें, बड़े शौक से दें, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी एसेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट उस एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूं वैल्यू इन यूज नहीं पता है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता है। ऐसा नहीं करना कि फेयर वैल्यू के बेसिस पे इंपेयरमेंट चार्ज कर देना, नहीं नहीं। आप पहले अपना प्रोरेटा ऑन द बेसिस वाला फॉर्मूला चलाएं और उसको इंपेयरमेंट देके देखें। राइट, 3 लाख वाली प्रॉपर्टी पे अगर 83,000 की इंपेयरमेंट हो रही है तो प्रॉपर्टी बच रही है 2,17,000, और मुझे एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता है 2,60,000। आपने देखना है कि कहीं इस प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से प्रॉपर्टी की रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से नीचे तो नहीं जा रही। हां जा रही है, तो आप रोक देंगे, आप नहीं जाने देंगे। बिलफर्ज मैं प्रोरेटा ऑन द बेसिस करता और इंपेयरमेंट लॉस प्रॉपर्टी के जिम्मे में आता $25,000। कितना? $25,000। तो मैं अगर 3 लाख से 25 माइनस करता तो बाकी प्रॉपर्टी का रिकवरेबल अमाउंट बनता 275। कहीं 275 260 से नीचे तो नहीं है, नहीं है, तो मैं कितनी इंपेयरमेंट चार्ज करूंगा? 30 की। 25 बोली थी ना मैंने, सॉरी 25। इंपेयरमेंट का लॉस 40 से कितना है? कम तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं करना कि आंखें बंद करके प्रॉपर्टी को 40 से काट दो। नो 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 नो, पहले चेक करो कि प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से उसको इंपेयरमेंट मिल कितनी रही है। अगर 40 से कम है तो उतनी ही देना, अगर 40 से ज्यादा इंपेयरमेंट जा रही है तो बस रोक देना। तो प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से किसी भी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट मस्ट नॉट फॉल बिलो द हायर ऑफ ए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, अगर डिटर्मिनेबल हो तो। अगर डिटर्मिनेबल नहीं है तो खैर हो गई। बी वैल्यू इन यूज। मिसाल के तौर पे मुझे किसी एसेट का फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है लेकिन वैल्यू इन यूज है। मैं अगर दोनों डिटर्मिनेबल हैं तो हायर ऑफ, अगर कोई एक भी है दूसरा नहीं हो सकता तो उससे भी नीचे नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जीरो, तो मैंने बता दिया, जीरो का डिटर्मिनेबल होने की गुंजाइश ही नहीं है। कि प्रोरेटा का मकसद क्या है कि पहले आप देखें कि इंपेयरमेंट लॉस कितना है। इस टेबल को देखिएगा, पहले देखा हमने इंपेयरमेंट लॉस कितना है। इंपेयरमेंट लॉस किसको कहते हैं? द डिफरेंस बाय विच द कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना है? 1290। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 900। कैरिंग वैल्यू ज्यादा है ना, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ? 390। लेकिन मैंने सब्सिडरी की स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट जो बनानी है वो तो लाइन बाय लाइन ही बनानी है ना, जिस तरीके से मैं बनाता हूं। तो ये जो नुकसान हुआ है ये माइनस किस में से करूं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से करूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से करूं, इंटेंजिबल एसेट में से उड़ाऊं, बायोलॉजिकल एसेट्स में से उड़ाऊं, फाइनेंशियल एसेट्स में से भेजूं, इन्वेंट्री में से, रिसीवेबल्स में से, कैश में, बैंक में, गुडविल में, किसके अगेंस्ट? तो 36 का रूल नंबर 1 है कि सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट गिरने का पहला नुकसान, समझ में आ गया? एलोकेशन करते हैं,
पहला हमने चार्ज किया अगेंस्ट, क्या गुडविल 390 से बड़ी है? अगर होती तो सिर्फ उतनी ही चार्ज करते जितना कि लॉस हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर गुडविल ही 5 लाख होती तो गुडविल को राइट ऑफ कितने से करते? 390 से, बाकी 110 की गुडविल जिंदा रहती, जख्मी हुई है, मरी नहीं है। इस केस में गुडविल इतनी नहीं, मर गई। सही है? तो हमारा फ्रंट लाइन पे गई लड़ने के लिए, मर गई। चलो उनके कुछ तीर तो जाया किए, तो 80,000 उनके भी जाया हो गए। पीछे लॉस कितना रह गया? पीछे लॉस रह गया 310 का। अब ये कौन भरेगा? गुडविल तो गई, तो बाकी एसेट्स कौन से? करंट एसेट्स। तो हमने करंट एसेट्स को कहा यार आप हटो यहां से, क्योंकि आपके ऊपर मेरा राइट नहीं है। इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करना मेरा काम नहीं है, वो IAS 2 का काम है। रिसीवेबल पे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करना या बैड डेट्स रिकॉर्ड करना मेरा काम नहीं है, ठीक है? वो IFRS 15 का और IFRS 9 का काम है। लिहाजा बस आप लोग हट जाओ यहां से। तो ये मैंने यहां से साबित निकाल दी है। पीछे ये मेरे सिपाही नहीं थे, मैंने कहा जंग में जा रहे हो कौन? बोला हम आपके साथ हैं। मैं हटो यहां से, हम आपके साथ हैं, उल्टा हमारे बंदे ना मार दो। तो गैरों को मैंने निकाल दिया, बाकी रह गए मेरे बंदे। मेरे बंदों में कौन है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड ब्रांड। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू भी होता था तो भी हम पढ़ चुके हैं स्कोप के अंदर कि उन पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता। बायोलॉजिकल एसेट्स पे IAS 36 अप्लाई नहीं होता, लेकिन IAS 16 भले कॉस्ट मॉडल हो या फेयर वैल्यू मॉडल हो, IAS 38 भले कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, जो हमारे स्कोप में आएंगे हम उनको घायल करते जाएंगे। अब सिलसिला क्या आता है? अभी भी 310 गोलियां बाकी हैं जो किसी ने तो खानी है। पहले नंबर पे लेट्स से प्रॉपर्टी आ गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टी कितने तीर खा सकता है। 300, ये 700 और ये 70, प्लस करें तो कितना बना? 1070। तो पहला मैं इस पे प्रोरेट करके देखता हूं प्रॉपर्टीज के ऊपर। कैसे करेंगे? बैलेंस है 310 का, मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टी कितने की है? 300 की, और टोटल एसेट्स कितने के हैं? 1070। यूं जो इसको इंपेयरमेंट लॉस जा रहा है वो जा रहा है 87 का, लेकिन IAS 36 की तरफ से बताई गई है एक लिमिट कि प्रोरेटा ऑन द बेसिस की वजह से किसी भी एसेट का कैरिंग अमाउंट या किसी भी एसेट का रिकवरेबल अमाउंट मस्ट नॉट फॉल बिलो द हायर ऑफ। तो आपको प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल पता है ना? प्रॉपर्टी पे अगर प्रोरेटा की वजह से नुकसान 40 से कम आ रहा है तो आने देना, अगर 40 से ज्यादा आ रहा है तो मना कर देना। तो मेरे पास लिमिट कितनी है? मैं इंपेयरमेंट से कितना चार्ज करूंगा? बैलेंस कितना रह गया? तो प्रॉपर्टी को बोलूंगा सर माजरत के साथ 40 गोलियां आप खाएं। अब बैलेंस कितना रह गया? हुआ ये कि अगर मैं अपना पुराना फॉर्मूला जारी रखता, 310 डिवाइडेड बाय 1070 मल्टीप्लाई बाय 700, तो अब इंपेयरमेंट पूरी ना बढ़ पाती, इंपेयरमेंट पूरी बढ़ ना पाती, राइट? अच्छा, हम क्या करेंगे? जब भी ये लिमिट अप्लाई की जाएगी तो जो रिमेनिंग इंपेयरमेंट है वो बाकी एसेट्स के ऊपर प्रोरेट की जाएगी। अब क्या प्रॉपर्टी को मजीद इंपेयरमेंट जा सकती है? नहीं। मेरे पास बैलेंस है 270 का, अगला शिकार प्लांट एंड इक्विपमेंट, बैलेंस कितना है? 270 मल्टीप्लाई बाय प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैरिंग वैल्यू कितनी है? 700।
और टोटल कितना है? प्रॉपर्टी के 700 है ना, प्लांट एंड इक्विपमेंट के 770, तो दोनों को मिला के हाँ कर दिया ना। इसको जा रही है 245। अगर प्लांट एंड इक्विपमेंट की भी आप मुझे फेयरली लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बता दें तो मैं लिमिट चेक कर लूं। अगर आप उनकी मुझे वैल्यू इन यूज बता दें तो मैं लिमिट चेक कर लूं। अगर आप दोनों नहीं बताएंगे तो मैं जीरो से माइनस नहीं जाने दे सकता। यानी ज्यादा से ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस एसेट को जीरो कर सकती है, माइनस में नहीं लेके जा सकती। करेक्ट? तो इसके हिस्से में इंपेयरमेंट लॉस कितना रहा है? 200 बैलेंस कितना रह गया? 25 सॉरी, सही है। ये इसको मैंने चार्ज किया था 245। कितना रह गया ये? अगर मैं इस फॉर्मूला को जारी रखता, 310 डिवाइडेड बाय 1070 मल्टीप्लाई बाय 300, 700 और 70, तो मैं इंपेयरमेंट बांट सकता था 310 की। अगर हर एक एसेट अपनी पूरी इंपेयरमेंट जो उसके ऊपर एलोकेट हो रही है उठा लेता था तो ये फॉर्मूला काम कर जाता था। लेकिन प्रॉपर्टी ने छूटते ही मुझे मना कर दिया कि भाई मैं 40 से ज्यादा इंपेयरमेंट उठा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने 40 से ज्यादा इंपेयरमेंट उठाई तो मैं फेयरली लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से नीचे चला जाऊंगा। और IAS 36 ने मना किया है कि कोई भी एसेट अपनी FELCD से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला बाकी एसेट्स के ऊपर नहीं एप्लीकेबल हो सकता। तो मैं कहता हूं यार, प्रॉपर्टी अगर अपने हिस्से की 85 की 87 की इंपेयरमेंट नहीं उठाएगी तो ऐसे तो इंपेयरमेंट बढ़ नहीं पाएगी। तो 36 कहता है जो बच गए हैं ना उन पे चार्ज कर दो। अब बैलेंस कितना है? 270 का, उसको मैंने डिवाइड कर दिया बाकी एसेट 770 के। हाँ हो सकती हैं, क्योंकि जिसको नहीं देना उसको डिनोमिनेटर में क्यों ला रहे हो? हाँ ऐसा होना चाहिए ना भाई। हम 5 दोस्त खाना खाने गए रेस्टोरेंट पे, सही है, खा रहे हैं, हमने कहा भाई डच सिस्टम पे चलेंगे या अमेरिकन सिस्टम पे चलेंगे, डिवाइड करेंगे। और हस्बे मामूल आपको घर से फोन आ जाती है बीच में, क्या घर से फोन है मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हम कहते हैं पता है हम समझ गए, पहले हिस्सा देके जा। तो अब तक हमने जितना खाया था वो 5 दोस्तों पे डिवाइड कर दिया। हमने कहा हम अभी बैठे चाय वाय पियेंगे, मीठा वीठा खाएंगे, बातें गप्पे लड़ा रहे। आप चले गए, फंस गए। आपको लगा कि मैं घर से फोन का बहाना करूंगा तो बिना कट दे के चला जाऊंगा, लेकिन हमने कहा ऐसे जाने नहीं देंगे, पैसे देके जा। अब आप तो उतने पैसे दे चुके, अब जो बाकी बिल आएगा वो भी 5 बंदों पे डिवाइड होगा क्या? आप तो गए ना। जिसने हिस्सा दे दिया वो निकलता जाए। अब फिर फोन करके बोले यार उसके तुम्हारे बाद भी हमने खाना खाया था उसके भी दे। तो आप बोले क्या हो गया, मैं तो भाग के फंस गया। हाँ, इसमें अगर मैं टोटल को टोटल रखते आया तो प्रॉपर्टी ने बीच में गड़बड़ कर दी। ये फॉर्मूला तब वैलिड हो सकता था जब प्रॉपर्टी 87 की इंपेयरमेंट उठा लेती थी। तो आपने वही कह दिया अरे मैं पैसे लाना तो भूल गया, ये बहाना नंबर 2। तो हमने कहा चल ठीक है जो है निकाल। तो आपके ऊपर हिस्सा बन रहा था 400 रुपए का, आप 250 रुपए देके चले गए। अब रेस्टोरेंट तो नहीं छोड़ेगा ना हमें, वो तो बोलेगा मुझे तो पैसे पूरे दो। हमें क्या पता चंदे पे खाने आए हो, एक एक करके पैसे निकालोगे और खाना खाओगे। अब जो आपने नहीं दिया वो हमारे ऊपर तकसीम हो जाएगा ना। जो प्रॉपर्टी ने नहीं उठाई अपनी इंपेयरमेंट वो बाकी एसेट्स पे तकसीम हो जाएगा। हाँ, फिर आपका पुराना फॉर्मूला काम कर जाता। वो 87 का अमाउंट उठा लेता था अगर, हाँ मिसाल अगर उसकी FELCD 217 से भी कम होती, 200 होती, तो हम उसको 100 की इंपेयरमेंट ना देते,
हम उतनी देते जो हिस्से में आ रही है, सही, तो बाकी एसेट्स पे रिमेनिंग डिवाइड हो जाती, तो हमारा पुराना फॉर्मूला भी चेंज नहीं कर, अगर करोगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको मिलता गया वो बेस से कटता गया, अगर ऐसे भी चलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला कंटिन्यू करोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर उसने अपनी पूरी चार्ज उठाने से मना कर दिया तो फॉर्मूला कतन भी काम नहीं कर सकता, फिर आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये? अच्छा, अब आते हैं लास्ट ब्रांड के ऊपर। अब देखिए, प्लांट एंड इक्विपमेंट ने अपना हिस्सा पूरा ले लिया, अगर आप फॉर्मूला रिवाइज करो तो भी चलेगा, ना रिवाइज करो तो भी चलेगा। मिसाल में रिवाइज नहीं करता, 270 की इंपेयरमेंट, 70 का ब्रांड, 770 टोटल, तो उसको चार्ज होगा 20, ओके। किसी सवाल में अगर स्पेसिफिक इंपेयरमेंट का जिक्र आ जाए, एक बार समझ लेना अच्छे से, सीजीयू में एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, कैश जनरेटिंग यूनिट के अंदर जहां बाकी एसेट्स मौजूद हैं वहां एक सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। पता ये चलता है कि यार सीजीयू में इंपेयरमेंट है, और जब चेक करते हैं उसकी कैरिंग अमाउंट और उसके रिकवरेबल अमाउंट को, तो वाकई में इंपेयरमेंट है। इंपेयरमेंट सबसे पहले किसके अगेंस्ट चार्ज की जाएगी? लेकिन अगर पता ये चलता है कि कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर है जिस पे टेक्निकल फॉल्ट्स आने की वजह से वो यूजेबल नहीं रहा, राइट, या उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हैवी सर्वर्स चाहिए और वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो लेट्स से फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ भी हो गया, पता ये चलता है कि वो सॉफ्टवेयर जो 70 लाख रुपए का सीजीयू में मौजूद है वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो अब इंपेयरमेंट पहले कौन भरेगा? गुडविल या सॉफ्टवेयर? पहले सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सीजीयू से भी पहली इंपेयरमेंट है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई एसेट पर्टिकुलरली इंपेयर हो गया है, उसका पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर की वैल्यू अब इतनी रह गई है। F7 में एक सवाल आया था, एक प्लांट में धमाका हो गया था और उसकी वजह से बाकी एसेट्स पे भी फर्क पड़ा था, तो हम पूरे सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे थे। लेकिन वो प्लांट जो 5 लाख का था, दैट वाज डिस्ट्रॉयड टू पॉइंट ऑफ नो फर्दर यूज, वो इतना तबाह हो चुका था कि अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं था। तो पहले प्लांट को इंपेयर करूं या पहले गुडविल को? पहले प्लांट। वो एसेट जो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है या जिसकी इंपेयरमेंट पहले हो चुकी है, पहले आप उसको इंपेयर करेंगे, फिर आप उसको सीजीयू में लेके आएंगे, और सीजीयू में लाने के बाद उसको मजीद इंपेयरमेंट चार्ज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही जख्मी है। भले बाहर कर दो, अगर उसको हाँ, अगर सीजीयू का हिस्सा बनाते भी हो तो याद करना कि उसके ऊपर मजीद इंपेयरमेंट चार्ज नहीं हो सकती, तो उसकी इंपेयरमेंट के कॉलम में रख देना, नहीं तो वो इंपेयरमेंट खुद भी भर चुका है, गुडविल भी भर जाएगी। अगर आप उसको यहां से बाहर कर देते हो, कैरिंग वैल्यू से उसकी कैरिंग वैल्यू बाहर कर दो, तो रिकवरेबल अमाउंट से उसका रिकवरेबल अमाउंट बाहर कर दो। लेकिन कहने का मकसद यह है कि अगर कोई एसेट पर्टिकुलरली इंपेयर हुआ है तो पहले हम उसको राइट ऑफ करेंगे, फिर सीजीयू बनाएंगे, और फिर गुडविल एंड रिमेनिंग एसेट्स को प्रोरेटा ऑन द बेसिस करेंगे। ओके, कर सकते हो, योर विश, करके दोनों देखना, प्रैक्टिस में दोनों करके देखना, आपको हर तरीका आना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं उसको इम्पेयर करके सीजीयू से बाहर कर देता हूं और सिर्फ उन एसेट्स को सीजीयू में रखता हूं जो इम्पेयर हुए नहीं हैं, तो कैसे होगा, और अगर मैं उस एसेट को सीजीयू में डाल के पहले इम्पेयर करता हूं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दोनों करके देखना, मैं आपको सवाल दूंगा, वो नहीं सेम आएगा, सेम आएगा अनटिल अनलेस आप गलती कर लो, और गलती आपको फिर आइडेंटिफाई करनी है कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि फर्क आ रहा है, राइट। ओके, अब रीड कर लेते हैं जो बाकी रहा हुआ अमाउंट है। ये क्या प्लीज में आगे पढ़ रहे हैं। द इम्पेयरमेंट लॉस is allocated to reduce the carrying amount of the assets of the group of units in the following order. First, reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the cash generating unit. जब भी CGU की carrying value ज़्यादा होगी recoverable amount से, तो सबसे पहले goodwill को write off किया जाएगा। आगे क्या कहता है, and then reduce the carrying amount of other assets of the group of units or unit pro rata on the basis. The carrying amount of an asset should not be reduced below the highest of. Number one, its fair value less cost of disposal if measurable, its value in use if measurable, और zero, इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। If the preceding rule is applied, rule is applied का मकसद कि लिमिट अप्लाई कर दी गई है, किसी एसेट को के हिस्से में जो इम्पेयरमेंट चार्ज आ रहा था वो उस एसेट ने लेने से इनकार कर दिया और उसको एक लिमिट इंपेयरमेंट दे दी गई, तो क्या होगा। इफ द प्रीसीडिंग रूल इज अप्लाइड, फर्दर एलोकेशन ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस इज मेड प्रोरेटा टू द अदर एसेट्स ऑफ द यूनिट और द ग्रुप ऑफ यूनिट्स। जिस तरह हमने यहां पे किया कि जब प्रॉपर्टी ने अपना पूरा इंपेयरमेंट लॉस लेने से इनकार कर दिया तो हमने बाकी एसेट्स के ऊपर वो इंपेयरमेंट चार्ज कर दी। ऑल गुड। अब इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस का मकसद ये रहा कि जब एसेट की कैरिंग वैल्यू उसके रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ जाए, जब भी ऐसा होगा हम एसेट को इंपेयर कर देंगे। अगर हालात बदल जाते हैं और एसेट का रिकवरेबल अमाउंट वापस बेहतर हो जाता है और कैरिंग वैल्यू से बढ़ जाता है, ऐसे अगर एसेट का रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से बढ़ा है तो हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन अगर एसेट इंपेयर्ड है, एसेट अपने कैरिंग वैल्यू पे रिकॉर्डेड नहीं है, रिकवरेबल अमाउंट पे रिकॉर्डेड है और वो रिकवरेबल अमाउंट वापस बेहतर हो जाता है, ये बात तय है कि IAS 36 फायदा कभी नहीं करवा सकता, लेकिन कम से कम जो नुकसान है उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। अगर जिस तरीके से वो इंपेयरमेंट की इंडिकेशंस थी, मार्केट वैल्यूज का डिक्लाइन होना, टेक्नोलॉजी, मार्केट इकोनॉमी एंड लॉस में नेगेटिव चेंजेस आना, सही है, जो सिम्टम्स थे, यस, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ जाना, एसेट की वर्स परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कम होना नेट एसेट से, एसेट का आइडल होना, पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग होना, या कोई डैमेज हो जाना, ऑब्सोलेंस हो जाना, फिजिकल डैमेज हो जाना, अगर वो रिवर्स हो जाती है, मार्केट वैल्यूज बेहतर हो जाती हैं, इकोनॉमी, लॉज एंड टेक्नोलॉजी में पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाती है, चीज़ें अगर बेहतर हो जाती हैं, वैसे हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर ज़ख्मी एसेट पड़ा हुआ है तो उसके लिए मुझे इंडिकेशंस को देखना ज़रूरी है। अगर हालात बेहतरी की तरफ आए हैं तो मुझे दोबारा उसकी रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पड़ेगा और देखना है कि क्या उसका रिकवरेबल अमाउंट कहीं बेहतर तो नहीं हो गया। अगर बेहतर हुआ है तो हम इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देंगे।
जब इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो नुकसान कहाँ जाता है? प्रॉफिट और लॉस में। लेकिन अगर रिवर्स होगा तो वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, ये जरूर होगा कि इम्पेयरमेंट शायद 2018 में हुई थी और रिवर्सल शायद 2020 में 21 में हो, तो नुकसान भरा था 2018 ने और फायदा या रिवर्सल आ रहा है 2020-21 को, ये हो सकता है। क्यों? रिवर्सल मतलब जितना नुकसान किया था उतना वापस हो जाए, फायदे में नहीं जा सकते। हाँ, नुकसान जीरो हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हो सकता है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा रिवर्सल नहीं हो सकता। तो 2018 में अगर उसका रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से 5 लाख कम था, 2020 में वो 6 लाख बेहतर है, तो अब 6 लाख बेहतर नहीं कर सकते। जितना नुकसान था उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता, फिर नुकसान को हम उठा के ज़ीरो कर देंगे। सेम अप्रोच एज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ impaired assets, assess at each balance sheet date whether there is an indication that an impairment loss may have decreased. If so, calculate recoverable amount. तो impaired assets के लिए आपने इंडिकेशंस को हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करना है, और अगर वो इंडिकेशन रिवर्स हुई है तो आपको रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करना पड़ेगा जी, एट ईच बैलेंस शीट डेट। हाँ, वो तब निकाला था जब जख्म हुआ था, अब भर गया है। हाँ, अब हालात बेहतर हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, फायदा तो मुझसे बात ही नहीं करो ना। नहीं 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 नहीं, फायदे की बातें मुझसे नहीं करो। वो मे भी आपका वैल्यू इन यूज बढ़ाओ। क्या वैल्यू इन यूज बढ़ने के केस में आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो फायदे की मुझसे बात ना करो। अगर आप IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो आपके अलग मसले हैं, लेकिन मुझसे फायदे का जिक्र भी नहीं करो। मैं लफ्ज भी नहीं यूज करूंगा फायदे का, डिक्शनरी में नहीं है। सो नो रिवर्सल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। एक मिसाल के थ्रू समझा रहा हूं। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किसको कहते हैं? कंपाउंडिंग को। मिसाल के तौर पे दिसंबर 2021 में मैंने एक एसेट के कैश फ्लोज एस्टिमेट किए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पता चला कि 2022 के दिसंबर, 2023 के दिसंबर और 2024 के दिसंबर में एसेट मुझे देने वाला है 5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 7 लाख। ये मैं इंपेयरमेंट टेस्ट कब कर रहा हूं? दिसंबर 2021 में। और अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो मैंने इसको डिस्काउंट करने के लिए 0.909, 826 एंड 75 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली। 5 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.909 से, तो ये बना 454,500, और 6 लाख को 0.826 से मल्टीप्लाई किया और 7 लाख को 0.751 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को प्लस करें, $14,75,000। बिलफर्स इस एसेट का कैरिंग अमाउंट था 16 लाख और वैल्यू इन यूज है 14,75,800। 16 लाख की कैरिंग वैल्यू वाला एसेट अगर इतनी रिकवरेबल अमाउंट पे होगा तो मैंने टक करके इंपेयरमेंट चार्ज कर दी, राइट। फिर नवंबर 2022 में मुझे शक हुआ कि शायद एसेट में बेहतरी आ गई है।
अब मुझे 2022 के दिसंबर में, 2023 दिसंबर पे और 2024 दिसंबर पे वही सेम कैश फ्लोज एस्टिमेटेड है। लेकिन ध्यान रहे, जब मैं दिसंबर 2021 पे खड़ा हुआ दिसंबर 2022 को देख रहा था तो वो मुझसे 1 साल दूर था। जब मैं नवंबर में खड़े हुए दिसंबर को देख रहा हूं तो कैश फ्लो मुझसे महीना भर दूर है। तकरीबन आज का रुपया 1 रुपया ही है। इसलिए मैंने इसको डिस्काउंट फैक्टर 10% पे ईयर 0 ही अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये ईयर 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब ये ईयर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको मैंने लगाया 0.909 और इसको लगाया 0.826 और कैलकुलेट की प्रेजेंट वैल्यू। तो आज के 5 लाख तो 5 लाख ही हैं, और 6 लाख को जब 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 5, और 7 लाख को मल्टीप्लाई किया 0.826 से 200। तीनों को प्लस करें, मेरा शक दुरुस्त निकला कि पहले जो रिकवरेबल अमाउंट 14,75,800 था, अब वो 16,23,600 हो गया है, और वक्त आ चुका है कि जो नुकसान मैंने 2021 में दिखाया था उसको वापस किया जाए। लेकिन अगर इसको मैं कंपाउंडिंग करूं, लिखिए 14,75,800, उसको 10% कंपाउंड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1.1 कर दो, देखो जवाब क्या आता है। 16,23,000 कह रहे, राउंड अप डिफरेंस। पता चला कि एसेट भी किसी किस्म की कोई इंपेयरमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। मैंने सेम कैश फ्लोज को जब 1 साल पहले देखा था तो डिस्काउंटिंग की वजह से फ़र्क आया था, जब उन्हीं कैश फ्लोज को 1 साल आगे आके देखूंगा तो जाहिर सी बात है कंपाउंडिंग हो जाएगी ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिकवरेबल अमाउंट बेहतर हो गया है और आपको इंपेयरमेंट रिवर्स करनी चाहिए तो माजरत। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? नो रिवर्सल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। तो क्या इस केस में मैं इंपेयरमेंट को रिवर्स करूंगा? नहीं करूंगा। जब तक आप कैश फ्लोस या डिस्काउंट रेट को चेंज नहीं करते इंपेयरमेंट रिवर्स नहीं हो सकती। क्लियर? आगे चलते हैं। इस चीज के लिए मेरी पहले बात समझिएगा, ये आखिरी इंपॉर्टेंट एरिया है, उसके बाद रिलैक्स, खत्म हो जाएगा सब कुछ। एक एसेट जिसको 50 लाख रुपए में खरीदा गया था आज से 4 साल पहले, रेजिडुअल वैल्यू 0 थी और यूजफुल लाइफ 10 थी। स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मैं इसको हर साल कितने से डेप्रिशिएट करूंगा? 4 साल हो चुके हैं तो मैं इसको कितने से डेप्रिशिएट कर चुका हूं? 20 लाख। तो 50 लाख वाला एसेट अगर 20 लाख से डेप्रिशिएट हो चुका है तो बाकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? 30 लाख। ठीक हो गया। 4 साल के आखिर में जब मैंने इसकी इंपेयरमेंट टेस्ट की तो पता चला कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 27 लाख है, 27। कैरिंग वैल्यू कितनी है? बात को समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं चौथे साल के आखिर की, जब कैरिंग वैल्यू कितनी है और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 27 बोला मैंने। इंपेयरमेंट है या नहीं है? कितनी? मजीद 2 साल एसेट चला, 5वां साल और 6ठा साल, और 6ठे साल के आखिर में मुझे डाउट हुआ कि इंडिकेशंस रिवर्स हुई हैं और एसेट की इंपेयरमेंट रिवर्स हो गई है।
लॉस तो अभी हुआ 3 लाख का, ठीक है। मुझे शक ये हुआ कि एसेट की इंपेयरमेंट वापस रिवर्स हो चुकी है, और जब ने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया तो 21 लाख रुपए का था। कब किया ये मैंने? 6ठे साल के आखिर में। रिकवरेबल अमाउंट मैंने डिटरमिन किया तो कितना था? 21 लाख, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब 2000 ईयर 4 में मैंने देखा तो इंपेयरमेंट लॉस कितना था, तो एसेट की कैरिंग वैल्यू कितने पे आ गई? 27 लाख। अब आइंदा आने वाले साल 5वें और 6ठे की डेप्रेशन कितनी होगी? क्या अभी भी 5-5 लाख डेप्रिशिएट करोगे या एडजस्ट करोगे? एडजस्ट करेंगे ना। ध्यान दें, पहले 50 लाख था और 10 साल की जिंदगी थी तो मैं डेप्रिशिएट कर रहा था। 4 साल आप खत्म कर चुके थे, बाकी एसेट की लाइफ कितनी है? 6 ईयर्स। तो 27 लाख को मैंने डिवाइड करना चाहिए 6 सालों के ऊपर, 4.5 लाख। फिर पता चला कि इसकी 2 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 9 लाख, और चौथे साल के 6ठे साल के आखिर में एसेट का अमाउंट कितना बनेगा? 18 लाख। ठीक है। और जब चौथे साल के आखिर में 6ठे साल के आखिर में मैंने इसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन की, एक काम करते 21-40 करते हैं आपको समझाने के लिए। पता ये चलता है कि एसेट का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 21,40,000 है। यूं देखा जाए तो उसका रिकवरेबल अमाउंट बेहतर हो चुका है, और अगर 18 लाख वाले एसेट को मैं 21-40 पे लेके आता हूं तो इंप्रूवमेंट कितनी होगी? 340। IAS 36 ये पूछेगा कि मैंने नुकसान कितना करवाया था और फायदा कितना करवा रहे हो मुझसे? सॉरी, फायदा मैं नहीं कर सकता। लिहाजा जब आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स करेंगे तो मैक्सिमम कितना करेंगे? अभी भी आप बेवकूफ बना रहे हो IAS 36 को। नुकसान 3 लाख का हुआ था तो रिवर्सल भी कितनी करवा रहे हो? 3 लाख। अभी भी IAS 36 को बेवकूफ बना रहे हो। ध्यान दीजिएगा, IAS 36 पूछा सबर 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 सबर। अगर जिंदगी में कभी एसेट इंपेयर ही ना होता, अगर जिंदगी में, कोई शेयर थोड़ी है, अगर जिंदगी में एसेट कोई भी इंपेयर ही ना होता तो आज कैरिंग अमाउंट कितना होता? सोचो सोचो सोचो, दोबारा पूछ रहा हूं, अगर जिंदगी में कभी एसेट इंपेयर ही ना होता, इरशाद किया है पक्का, 6 साल बाद का पूछ रहा हूं। सही है, अर्ज किया है अगर जिंदगी में कभी एसेट इंपेयर ही ना होता तो 6ठे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू क्या होती? 20 लाख होती ना भाई। 50 लाख को 10 से डिवाइड किया 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 साल 30 लाख, 30 लाख को अगर माइनस किया 50 है तो 20 लाख। और आप उसको कहां पे लेके जाना चाह रहे हो? 21 लाख पे। बड़े चालाक हो आप। ये मुझे कह रहे हैं कि जनाब क्योंकि आपने नुकसान 3 लाख का किया था तो रिवर्सल भी 3 लाख की करें। बेटा उस 3 लाख के नुकसान की वजह से जो 2 सालों की डेप्रेशन कटा दी बीच में, अगर एसेट कभी इंपेयर ना होता तो हर साल 5 लाख से डेप्रिशिएट होता, लेकिन इंपेयर होने की वजह से उसकी सालाना डेप्रिशिएशन 4.5 लाख हुई। 50-50 का वहां फायदा हुआ आपको, मैं वो भी नहीं उठाने दूंगा। ऐसे बता नहीं, फायदा और 36 दो अलग बात है। अब देखिएगा, मैं इसको 21-40 पे भी नहीं लेके आ सकता। मैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कितनी करूंगा? उस वैल्यू से एसेट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इरशाद किया है उस वैल्यू से एसेट ज्यादा नहीं जाना चाहिए जो कि होती अगर इंपेयर ना होती। बोलो सुभान अल्लाह। सही है, एसेट कभी भी उस वैल्यू से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो कि होती अगर इंपेयरमेंट ना होती। अगर इंपेयरमेंट ना होती तो आज एसेट 20 लाख का होता, उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे आए सद बिस्मिल्लाह।
मिसाल के तौर पे अगर मैं एसेट का रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करता और पता चलता कि 19 लाख है, मैं बड़े शौक से लाख रुपए रिवर्स मार देता। 19 लाख है ना, मैं रिवर्सल की लिमिट है, रिवर्सल की लिमिट है कि वो कैरिंग वैल्यू दैट वुड हैव बीन हैड द एसेट नॉट इम्पेयर्ड, वो जो कैरिंग वैल्यू होती कि अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती, मैं उससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। 20 लाख मैं, ये रिकवरेबल अमाउंट है। मैंने जब 2 लाख से रिवर्स किया तो एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? हालांकि आपकी फरमाइश क्या थी कि रिवर्सल कितनी करें? 340। तो आपको दिखा कि फायदा 40 का हो रहा है, लिहाजा फायदा उतना ही हो सकता है जितना कि नुकसान हुआ था। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं, इंपेयरमेंट जितनी हुई थी उतना ही रिवर्सल होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इंपेयरमेंट की रिवर्सल उतनी होगी जितनी कि एसेट की कैरिंग वैल्यू हो सकती थी अगर इंपेयरमेंट ना होती। बात समझ में आ रही है? अब इसको पढ़ते हैं। कहता है द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ड्यू टू रिवर्सल, अर्ज किया है द इंक्रीज्ड कैरिंग अमाउंट ड्यू टू रिवर्सल should not be more than what the depreciated historical cost would have been if the impairment had not been recognized. ये वही बात है जो मैंने उर्दू तर्जुमे में आपको पहले ही बता दी थी कि एसेट कभी भी अपनी ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू, वर्ड ये याद कर लें, एसेट कभी भी अपनी ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू दैट वुड हैव बीन हैड द एसेट नॉट इम्पेयर्ड से ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए तो शेर याद करवा रहा हूं। खैर, ये मैंने आपको कहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसलिए हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप ज़रूर देखेंगे कि जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो रेजिडुअल वैल्यू थी, जो यूज़फुल लाइफ थी, अगर मैं उसको डेप्रिशिएट करता हुआ आता, चले बीच में एसेट इम्पेयर हो गया जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गई, डेप्रिसिएशन चेंज हो गई, कैरिंग अमाउंट चेंज हो गई। अब जब आप साल 2-3 के बाद कहते हैं कि रिवर्सल इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गई है, रिकवरेबल अमाउंट बेहतर हो गया है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, जितना नुकसान होता है मैं रिवर्स करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्टली उतना अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं करूँगा जितना मैंने नुकसान दिया था। जो एसेट की कैरिंग वैल्यू होती ना, अगर मैं बीच में ना आता, अगर IAS 36 बीच में ना आता, तो आज आपका एसेट कितने पे होता? 20 लाख पे। बस 20 लाख से ऊपर नहीं जाने देना, बस ओरिजिनल कैरिंग वैल्यू से ऊपर नहीं जाने देना। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस is recognized in the profit or loss unless it relates to a revalued asset. अगर नुकसान, भाई नुकसान कहां से लेते हैं इम्पेयरमेंट का? प्रॉफिट और लॉस है। लेकिन अगर रिवैल्यूड एसेट है और सरप्लस पड़ा हुआ है तो इम्पेयरमेंट कहां से जाएगी? सरप्लस से एडजस्ट होगी। अगर इम्पेयरमेंट रिवर्स हो जाती है और आपने नुकसान उठाया था प्रॉफिट लॉस से, तो रिवर्सल भी कहां देंगे? प्रॉफिट लॉस में। अगर आपने नुकसान उठाया था रिवैल्यूएशन सरप्लस से, तो रिवर्सल भी कहां भेजेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। एडजस्ट डेप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर पीरियड्स। अब 20 लाख की इसकी कैरिंग अमाउंट है और रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 4 साल। इसको 4 साल से डिवाइड कर देंगे। अगर के कहता कि एसेट का रिकवरेबल अमाउंट 19,60,000 है, अगर मैं कहता कि एसेट का अमाउंट 21,40 नहीं बल्कि 19,60 है, तो मैं कितने से रिवर्स करता? 1,60 से। 18 पे तो है 1,60। मैंने कहा था 20 से ऊपर नहीं लेके जाना, 20 से नीचे हो तो भले हो। तो 19,60 को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग 4 साल से। तो मैंने रिवर्सल की मद में मरवा दिया ना वापस। वैसे आपको फायदा कितना हो रहा था? लेकिन फिर भी एसेट आपने 20 लाख से तो कम ही दिखाया है ना। एसेट को ऊपर तो मैंने नहीं लेके जाने दिया ना, भले कुछ टाइम, लेकिन एसेट भी तो कम हुआ। आपकी बात वैलिड है कि वैसे डेप्रिशिएट वो 5 लाख से होता है, ऐसे 4.5 से हुआ, लेकिन मैंने एसेट का एक झटका भी तो दिया था आपको, फायदा हुआ, लेकिन वो झटका 1 साल ने भरा था। तो आप नुकसान तो भर चुकी है ना आपकी कंपनी। जिस तरह डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की सूरत में डेप्रिसिएशन कम हो जाती है, वो तो होगा, लेकिन एक नुकसान तो आपने भर दिया है ना।
हाँ, चौथे साल में आपको झटका आ चुका है। भाई एक आखिरी बात, रिवर्सल ऑफ एन इंपेयरमेंट लॉस फॉर गुडविल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जमीन आसमान एक हो सकती है, गुडविल की इंपेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि गुडविल की इंपेयरमेंट रिवर्स होना इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। वैसे ये टेक्निकल है। इंपेयरमेंट, गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्ट कैसे की जाती है? सीजीयू बना के। और रिवर्सल भी कैसे टेस्ट की जाएगी? सीजीयू बना के। अगर सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट वापस बेहतर हो जाए, अगर सीजीयू का अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट वापस बेहतर हो जाए, तो हम प्रोरेटा ऑन द बेसिस पे उनको रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट देते जाएंगे। आप सारे एसेट्स की रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट कर सकते हो, लेकिन जब गुडविल पे आएगा ना, आप ब्रेक मार दोगे। इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इज प्रोहिबिटेड। अगर आप सब्सिडरी खरीदते हो तो उस टाइम पे गुडविल रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन गुडविल इज्जत है। एक बार अगर इंपेयर हो गई, अब फिर दूसरी एक्विजिशन पे बनेगी, रिवर्स नहीं हो सकती। गुडविल की इंपेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। गुडविल नहीं, मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि अभी जिस तरह हमने सवाल किया उसमें आपने 2,90,000 की इंपेयरमेंट की थी, 390 की इंपेयरमेंट चार्ज की। कल को उस सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट बेहतर हो जाता है, आप प्रॉपर्टी को, प्लांट एंड इक्विपमेंट को, ब्रांड को वापस दे सकते हैं उसकी इंपेयरमेंट। लेकिन अगर बच भी गया और आप कहते हैं कि बाकी मैं गुडविल को दे दूं, नहीं दे सकते। ये बात क्लियर कट है कि गुडविल की इंपेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ऑल गुड, वी आर डन विद IAS 36।